एग्रीकल्चर बिल 2020 प्रो फार्मर और एंटी फार्मर, किसान के हित में है या किसान का विरोधी है? यह तो एनालिसिस का सब्जेक्ट है जो हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस बिल के ऑर्डिनेंस से विधेयक बनने तक की घटना पर नजर डाले तो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पिक्चर सामने आता है। चाहे वह रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो, सभी राजनीतिक दल अपने आप को किसानों के सबसे बड़े हितैषी को सिद्ध करने के लिए पार्लियामेंट से सड़क तक, रोड तक संघर्ष कर रहे हैं। यहां बहुत इंटरेस्टिंग है इंडिया का पिक्चर। आजादी के बाद से ही सभी राजनीतिक दल अपने आप को किसानों के नेता के रूप में नहीं बल्कि पुत्र के रूप में प्रचारित करने का प्रयास करते रहे हैं। हालांकि भारत वर्तमान समय न कृषि का उत्पाद में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि महत्वपूर्ण निर्यातक देश भी बन गया है। चावल निर्यात में भारत का प्रथम स्थान है तो गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। किसान के दूसरे परिदृश्य को अगर हम देखें समाज में, तो हर एक ऑफिसर अपने पुत्र को ऑफिसर के रूप में देखना चाहता है, अपने अगले जनरेशन को, अपने सक्सेसर को। उसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल अपने अगले जनरेशन को, अगली पीढ़ी को बड़े राजनीतिक दल के रूप में देखना चाहते हैं। सेम एज ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर अपने अगले जनरेशन को आईएएस ऑफिसर के रूप में ही देखना चाहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है, किसान अपने अगली पीढ़ी को किसान के रूप में नहीं देखना चाहता है। जबकि आजादी के बाद से ही सभी राजनीतिक दल का पॉलिटिकल एजेंडा के सेंटर पॉइंट में फार्मर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी अगली पीढ़ी को किसान के रूप में नहीं देखना चाहता है। इंपॉर्टेंट है यह मानसिकता, यह मेंटेलिटी, यह माइंडसेट। आखिर क्यों यह मानसिकता है, क्या इसके कारण है? यह एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल क्या किसान के इस मानसिकता को चेंज कर पाएगा? क्या 2022 तक जो गवर्नमेंट का टारगेट है, भारत सरकार का उद्देश्य है किसानों के आय को दोगुना करना, क्या वह कर पाएगा? क्या भारत सरकार ने जो टारगेट रख रखा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 40 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर को 2022 तक प्राप्त करना, क्या यह एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल उसको प्राप्त कर पाएगा? मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के साथ एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल, जो 3 बिल हमारे पास हुए हैं, उस पर डिटेल एनालिसिस करूंगा, उसके क्वालिटी चेक, उसके क्वालिटी को चेक करूंगा, क्या वह फार्मर ओरिएंटेड है या फार्मर के अगेंस्ट है। तो आइए देखते हैं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बिल है हमारे पास। पहला बिल है जो मोस्ट डिस्प्यूटेड, मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड बिल है, जिसको लेकर के पार्लियामेंट से सड़क तक, रोड तक एकदम कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ है। क्या है यह बिल? पहला, द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, इनरिचमेंट और सिंप्लीफिकेशन। मींस कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य को क्या करना, इनरिच करना और सिंप्लीफाई करना है, सामान्य भाषा में कह सकते हैं। इससे संबंधित 2 पक्षों पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो पॉलिटिकल पक्ष जो कि काफी विरोध हो रहा है, सबसे अधिक किसी बिल का विरोध हो रहा है तो वाईसी का विरोध हो रहा है, और इसके विरोध पार्लियामेंट से रोड तक हो रहे हैं। पार्लियामेंट के कुछ घटनाओं को मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहां पे। पार्लियामेंट की घटना क्या है? संसद में चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर कोई एक मेंबर वोटिंग के लिए कहता है तो वहां पे वोटिंग कंपल्सन है, चेयरपर्सन को वोटिंग कराना ही होता है। लेकिन इस बिल को लेकर के अपोजिशन के द्वारा वोटिंग कहने के बावजूद भी, मत के प्रयोग के मत डालने को कहने के बावजूद भी चेयरपर्सन के द्वारा वोटिंग नहीं करवा करके बल्कि ध्वनि मत से पास करवाया गया, जिसका अपोजिशन आलोचना करते हैं और वह अपोजिशन के द्वारा बोला जाता है यह लोकतांत्रिक और यह पार्लियामेंट्री रूल्स का उल्लंघन है। तो यहां पे उस समय चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह, उनका कहना है, चूंकि वह संसद सदस्यों को बार बार यह कहने का प्रयास कर रहे थे, आप अपने चेयर पे बैठे, मोर देन 8 टाइम्स उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन सांसद सदस्य चूंकि बेल में आकर के हंगामा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ध्वनि मत से। तो यह पॉलिटिकल डिबेट का मुद्दा है, तो पॉलिटिकल डिबेट में, पॉलिटी में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है, इस बिल में ऐसे क्या प्रावधान है जिस कारण से इतना इस पे डिबेट हो रहा है, इतना इस पे डिस्प्यूट हो रहा है। इसके 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि इसको लेकर के काफी विवाद है। हालांकि आगे डिटेल्स में इस पे करेंगे। पहला, एपीएमसी मार्केट।
इस बिल में जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वह क्या है, एपीएमसी मार्केट को इग्नोर करते हुए एक नए मार्केट, एक ट्रेडिंग एरिया को डेवलप करना जो निजी क्षेत्र के पास होगा, एक लाइन में अगर बोला जाए तो इस बिल को लेकर के यह प्रावधान था। दूसरा बिल है द फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। यह सीधा सीधा है, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग से रिलेटेड है, अनुबंध कृषि से है, अर्थात अब फार्मर केवल फार्मिंग करेगा और उसके प्राइस का बिफोर फार्मिंग ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा निजी व्यापारी के द्वारा। यह भी विश्लेषण का सब्जेक्ट है, इस पे भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। फिर तीसरा है अमेंडमेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 में बना था, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। और वैसी बात है 1955 में अगर बना था तो 1955 में जो हमारे आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन थे वह कुछ और थे, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो उसमें अगर संशोधन हुआ है तो क्या यह संशोधन सही है और गलत है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये तीनों बिल जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट का कहना, सरकार का कहना है यह तीनों बिल किसानों के बेनिफिट के लिए, और किसानों, इस बिल से किसानों के न केवल इनकम में वृद्धि होगी बल्कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर भी मॉडर्नाइज्ड होंगे। आइए देखते हैं एक एक बिल का एक्सप्लेनेशन, क्या है इस बिल की विशेषता और क्यों इसकी इतनी आलोचना हो रही है। पहला बिल कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसके तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इसमें तीन महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान यह है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी एपीएमसी ही पहले किसानों के अपने प्रोडक्ट का सेलिंग पॉइंट हुआ करता था, लेकिन इस बिल में कहा गया है अब फार्मर जो है इस एपीएमसी मार्केट के अतिरिक्त वह किसी भी अल्टरनेट मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। अर्थात एपीएमसी मार्केट एकमात्र मार्केट होता था तो इसमें फार्मर जो है बहुत नेगोशिएट नहीं कर पाते थे, प्राइस को लेकर के बहुत कंपटीशन नहीं हो पाता था। लेकिन अब इस एपीएमसी मार्केट के अलावा भी बहुत सारे निजी मार्केट होंगे, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे ट्रेड एरिया कौन कौन से होंगे इसके। तो किसान कहीं पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, जहां उसको लाभ मिले, जहां उसको लाभ मिले, उसको अपने फार्म के, अपने एरिया के क्लोज एरिया में उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां सेल कर सकता है, उसके बियॉन्ड कहीं मिल रहा है तो वहां सेल कर सकता है, इंटर स्टेट ट्रेड कर सकता है, इंट्रा स्टेट मींस अपने प्रॉफिट के लिए वह कहीं पे भी ट्रेड कर सकता है। और इस एपीएमसी मार्केट में ट्रेड करने की बाध्यता उसकी क्या होगी, अब खत्म हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, जो एक एडिशनल मार्केट होगा, ऑप्शंस होंगे किसान के पास, और साथ ही साथ जो यह एपीएमसी मार्केट तक किसानों को पहले अपने प्रोडक्ट को ले जाना होता था तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लगते थे, वह भी अब इस बिल के बाद कहा गया है जो वह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी किसानों को नहीं लगेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है जो यह एपीएमसी मार्केट होता है इसमें बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, लगभग 8% के आसपास टोटल वैल्यू का टैक्स लग जाता है किसानों को, तो वह 8% टैक्स से भी बचत होगी क्योंकि एपीएमसी मार्केट के अलावा जो अल्टरनेट मार्केट होंगे वहां पे कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लगे। यह तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है और इस तीन इंपॉर्टेंट प्रावधान में ऐसा क्या है जिसका किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपोजिशन पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अपोजिशन पार्टी इसके प्रोटेस्ट करने के पीछे क्या रीजन दे रहे हैं, क्या लॉजिक दे रहे हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है यह व्हाई शुड बी दिस बिल इज नेसेसरी टू इंडियन फार्मर। पहले तो हम लोग देखते हैं यह नेसेसरी क्या क्यों है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। पहला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड बाय फार्मर। जो एपीएमसी मार्केट होता है, एपीएमसी मार्केट तक किसान अपने प्रोडक्ट को लेके जाता है, तो किसान अपने प्रोडक्ट को लेके जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, और यह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर जनरल देखा जाए तो उसके टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट का 10 to 15%, कहीं 10 to 20% भी हो सकता है। हम 10% एवरेज राउंड फिगर में लेके चलते हैं हम लोग, तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 10% या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एपीएमसी मार्केट में फार्मर को सेल करने में यह पे करना होता था। दूसरा होता था क्या, जो एपीएमसी मार्केट का अपना कुछ सेस होता था, ले भी होता था। यह तीन तरह के, मेन मंडी चार्ज 3% होते थे, कमीशन 2.5% और रूरल डेवलपमेंट चार्ज 2 से 3%। लगभग 7 से 8% फार्मर को क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। मान लीजिए 10% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 8% टैक्स, तो टोटल प्रॉफिट का 18% जो है फार्मर को क्या होता था। मान लीजिए अगर किसी फार्मर का 1 लाख रुपया के प्रोडक्ट को सेल किया है, उसमें से 18,000 रुपया माइनस कर दीजिए,
तो फार्मर का टोटल प्रॉफिट क्या होता था, वह कम हो जाता था। और इस बिल में यही प्रावधान किया गया है, यह टैक्स तो लगेगा नहीं, साथ ही साथ अब यह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी फार्मर का बचेगा, क्योंकि हो सकता है ट्रेडर किसान के खेत तक, फार्म तक जाकर के वह परचेज करे। यह ट्रेडिंग एरिया कोई भी हो सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, जो जैसा कि पहले नहीं था। पहले यह ऑथराइज नहीं था, पहले यह लीगल नहीं था। पहले लीगल एक ही मार्केट होता था, एपीएमसी मार्केट होता था। दूसरा, अब पहले क्या होता था, एपीएमसी मार्केट जो नियरेस्ट मार्केट है वहीं पे फार्मर सेल कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो सकता है, इंटर स्टेट ट्रेडिंग भी कर सकता है। अगर एक राज्य में उसको अच्छी कीमत नहीं मिले, दूसरे राज्य में जाके भी वो ट्रेड कर सकता है, यह भी अलाउ है। तीसरा क्या है, जो रजिस्टर्ड एजेंट्स होते थे, पहले रजिस्टर्ड एजेंट कुछ होते थे जो कि कुशल ये होते थे, नेगोशिएट करते थे, प्राइस नेगोशिएट, लेकिन किसान उतना दक्ष नहीं होता था, जिस कारण से किसान को चीट हो जाता था, किसान चीट हो जाते थे, किसान के साथ फ्रॉड होता था और इसके कारण भी किसानों को लॉस। तो अब यह रजिस्टर्ड एजेंट भी नहीं होंगे, तो यह इन सब चीजों से किसानों को क्या मिलेगा, यह सुरक्षा, जिस कारण से किसान का जो इनकम है ऑटोमेटिकली जो है वह बढ़ जाएगा। जितना प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोडक्शन में ही किसान का जो प्रॉफिट है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट के कंसर्न हैं, गवर्नमेंट का कहना है जो किसानों को इससे लाभ मिलेगा। लेकिन अपोजिशन पार्टी और कुछ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंसर्न है, वह क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो इस बिल को लेकर के, यह ट्रेड एरिया। किसानों का कहना है जो ट्रेड एरिया अब एपीएमसी नहीं होगा, अब क्या होगा, अब कोई भी एरिया ट्रेड एरिया हो सकता है जो कि प्राइवेट सेक्टर का होगा। तो हो सकता है एपीएमसी को जो टैक्स मिल रहा था, जिस कारण से एपीएमसी रन कर रहा था, तो आने वाले दिनों में एपीएमसी बंद हो जाए, और एपीएमसी बंद हो जाए तो प्राइवेट ट्रेड एरिया ही अब बचेगा, किसानों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और प्राइवेट ट्रेड एरिया में जो प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन है, वह अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करेगा, जिस कारण से किसानों के शोषण की आशंका बढ़ जाएगी। तो किसानों का यह एक कंसर्न है। तो सरकार को चाहिए किसान के इस कंसर्न को दूर करे, साथ ही साथ निजी व्यापारी पर किस तरह से नियंत्रण स्थापित किया जाए, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए। दूसरा कंसर्न भी यही है, पूंजीपतियों के कारण जो हो सकता है किसानों को लॉस हो, क्योंकि एग्रीकल्चर भी क्या हो रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन। किसानों का मानना है इसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेटाइज हो जाएगा। यह दो कंसर्न इंपॉर्टेंट है इस बिल को लेकर के, जिस कारण से काफी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है जो यह बिल बदले हुए समय के अनुसार जो इकोनॉमिक सिनेरियो बदल रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, आधारभूत संरचना की आवश्यकता, और उस आधारभूत संरचना की आवश्यकता को पूरा करने में पब्लिक सेक्टर इफिशिएंट नहीं हो पा रही। इसलिए निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा यह बिल लाया गया है। लेकिन सरकार को चाहिए निजी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक सेपरेट ऑटोनॉमस बॉडी बने जो कि इसके मैकेनिज्म को इसको नियंत्रित कर पाए। अब आइए देखते हैं दूसरा बिल क्या है। दूसरा बिल कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग, सीधा सीधा द फार्मर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। दो वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन और दूसरा प्राइस एश्योरेंस। मींस किसान को यहां पे संरक्षित करना और किसान के कीमत को एश्योर्ड करना। इसमें होगा क्या, इस कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग को यहां पे लीगलाइज किया गया इस बिल में। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में क्या होगा, बहुत सारे किसान हैं, मान लीजिए किसी क्षेत्र में किसान है, ए बी सी डी, मान लीजिए किसान है, ए है, बी है, सी है, डी है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब इस किसान के साथ मान लीजिए मैकडोनल्ड कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो आप पोटैटो ग्रो करो, पोटैटो की फार्मिंग करो, मैं आपसे इस कीमत पे आपके पोटैटो को परचेज करूंगा। न केवल परचेज करूंगा बल्कि उससे संबंधित जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे इनपुट है मान लीजिए फर्टिलाइजर है या फिर सीड्स है या फिर टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, ये सब चीज में अवेलेबल कराऊंगा। मींस जो इमीडिएट फिनेंस फैसिलिटी होती है वह भी अवेलेबल कराएगा कॉर्पोरेट सेक्टर। अब यहां पे 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी हमारे यहां 35% फार्मर जो है वह कहां जाते हैं, वह निजी सेक्टर में जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं ऋण के लिए, जो देसी महाजन होते हैं जो किसानों का शोषण करते हैं। अब यहां पे यह फिनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल करा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में, तो उससे किसानों को राहत मिलेगी। दूसरी बात क्या है, जो किसानों को प्री डिसाइडेड प्राइस मिलेगा, जो इस कीमत पर मैं परचेज करूंगा,
और इस कीमत पर परचेज करूंगा, इसके लिए मैं आपको यह फैसिलिटी दूंगा। अब यहां पे किसानों को 2-3 मुद्दों पर कंसर्न है, किसान 2-3 मुद्दों पर सरकार से असहमति जता रहे हैं और अपोजिशन का भी यही कंडीशन है। वह मुद्दा क्या है? एक तो एमएसपी को लेकर के है, दूसरा है अगर निजी व्यापारी, निजी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वह किसी कारण से प्रोडक्ट की गुणवत्ता में कमी को बता करके परचेज करने से डिनाई कर दे। अगर मान लीजिए ओवर प्रोडक्शन होता है, प्राइस कम हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पहले अधिक प्राइस पे हो रखा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है वह निजी व्यापारी जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वह उसके प्रोडक्ट को, जैसे आलू के लिए एग्रीमेंट कर रखा है मैकडी ने, लेस ने, तो आलू के क्वालिटी, आलू के साइज को ये कंसीडर करते हुए उसको परचेज करने से मना कर दे, तो फिर किसान क्या करेगा? ये एक कंसर्न है। दूसरा है एमएसपी। अगर वह प्राइवेट कंपनी एमएसपी से कम प्राइस पे परचेज करता है और यहां पे किसानों का कहना है सरकार एमएसपी को बंद कर देगी, लेकिन यहां भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी साफ शब्दों में कह दिया जो एमएसपी बंद नहीं होगा। और इसी कंडीशन में हाल में जो है बिल के साथ साथ एमएसपी भी जारी हो गया रबी क्रॉप्स के लिए। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। इस कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में न्यू टेक्नोलॉजी मिलेंगे, स्किल मैनेजमेंट और फंड, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। कंसर्न किसको लेकर के है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के कंसर्न था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हमें जानना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाने वाला वह न्यूनतम मूल्य है जिसके नीचे किसान के वस्तु की कीमत नहीं होती है। इसका पर्पस ही होता है किसानों को अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। और यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस सीएसीपी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, वह रिलीज करती है बिफोर सोइंग द क्रॉप्स। फसल बोने के पूर्व 34 फसलों के लिए होता है और इसके पीछे उद्देश्य ही होता है किसान को मोटिवेट करना। क्योंकि किसान को लगता है अधिक उत्पादन होने से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी तो हो सकता है वस्तु की कीमत कम हो जाए, तो गवर्नमेंट एश्योर करती है जो नहीं, मैं इससे कम इस कीमत पर परचेज करूंगा, एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है। हालांकि यह एमएसपी हमेशा से विवाद का मुद्दा रहा, हमेशा से पॉलिटिकलाइज रहा है और हाल के दिनों में नीति आयोग के रिपोर्ट को देखा जाए तो टोटल फार्मर का मात्र 6.67%, लगभग 7% फार्मर भी एमएसपी पर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 7% फार्मर। रिमेनिंग फार्मर जो है या तो प्राइवेट ट्रेडर्स या फिर अनदर सोर्स ऑफ सेलिंग को अपनाते हैं। तो यह एमएसपी का एक कंसर्न था। किसानों का कहना है जो एमएसपी से अधिक, अपोजिशन का भी कहना है जो सरकार तय करे, जो निजी व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट करे फार्मर से, वह एमएसपी से अधिक प्राइस पर करे। तो एक इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इस बिल के एडवांटेज क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? इस कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग से फार्मर को एक एश्योरेंस मिलेगा। होता क्या है हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग की समस्या है, हमारे यहाँ जो है वह कोल्ड स्टोरेज की समस्या है, पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिस कारण से जब ओवर प्रोडक्शन होता है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो इस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम हो जाती है और प्राइस कम हो जाती है तो किसान के पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को पे करने लायक भी उस प्रोडक्ट का टोटल वैल्यू नहीं निकलता है, जिस कारण से किसान देखेंगे समय समय पे न्यूज आते रहता है, रोड पे फेंक देते हैं किसान अपने प्रोडक्ट को, तो किसान का शुद्ध लॉस होता है यह। लेकिन अगर यह कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो निजी व्यापारी को कंपल्सन है कितना भी प्रोडक्ट हो उसको खरीदना, और जब वह परचेजिंग होगी तो किसानों को होने वाले लॉस क्या होंगे? कम होंगे। साथ ही साथ चूंकि निजी व्यापारी उसको परचेज करेगा तो निजी व्यापारी उसको यूज भी करेगा, तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या होगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हमारा डेवलप होगा, कोल्ड स्टोरेज जो वेयर हाउसिंग सिस्टम है हमारा वह डेवलप होगा। क्योंकि पब्लिक सेक्टर के द्वारा इसमें पर्याप्त निवेश नहीं किया जा रहा है, तो सरकार क्या चाह रही है? इससे प्राइवेट सेक्टर अधिक से अधिक निवेश करे, प्राइवेट सेक्टर का फंड फ्लो इस और होगा। तो यह कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग कुछ इस तरह से किसानों को लाभ पहुंचाएगा। लेकिन हालांकि कुछ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और अपोजिशन का कंसर्न यह है जो निजी क्षेत्र क्या करेंगे? यह परचेज करके फिर होर्डिंग करेंगे, जमाखोरी और फिर ब्लैक मार्केटिंग, वो पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन सरकार को उसके लिए क्या करना चाहिए? एक बेहतरीन मैकेनिज्म, जैसा मैंने पहले ही कहा है, एक बेहतरीन मैकेनिज्म, एक स्पेशल बॉडी होनी चाहिए जो उसको रेगुलेट करे और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए, ताकि कोई जो है मिसप्रेजेंटेशन ना कर पाए और कोई भी ट्रेडर जो है वह ब्लैक मार्केटिंग जैसे अनइथिकल एक्टिविटी को परफॉर्म ना कर पाए। अब तीसरा बिल क्या है? वह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जो कि चेंज हो गया है, अमेंडमेंट हो गया है इसमें, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। 1955 का यह एक्ट था, तो ऑब्वियस सी बात है उस समय की परिस्थितियां अलग थी।
1955 का को अगर आप याद करेंगे, देखेंगे, उस समय हमारे यहाँ एसेंशियल कमोडिटीज का घोर अभाव था। और चूंकि एसेंशियल कमोडिटीज का घोर अभाव था, इसलिए कोई भी व्यापारी एसेंशियल कमोडिटीज को स्टोर और उसका होर्डिंग नहीं कर सकता था, वह इलीगल था। चूंकि हमारे यहां उस समय खाद्यान्न की उत्पादन कम हो रही थी, लेकिन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के बाद ना केवल हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए बल्कि निर्यातक देश ही बन गए। जैसा मैंने पहले भी कहा, चावल के निर्यात में पहला स्थान हमारा है। तो उस कंडीशन में अब एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर के बहुत प्रॉब्लम नहीं रहा। एसेंशियल कमोडिटीज का पर्याप्त प्रोडक्शन हमारे यहां हो रहा है, इवन इतना हो रहा है जो ओवर प्रोडक्शन होने के बाद वह मिसयूज हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने क्या की है, जो एसेंशियल कमोडिटीज के स्टोरिंग को जो इलीगल बनाया गया था, मींस वह इलीगल था, कोई भी ट्रेडर स्टोर नहीं कर सकता, उसको अलाउ किया गया है। अलाउड द स्टॉकिंग एंड वेयर हाउसिंग द एसेंशियल गुड्स। और अब यह स्टॉक होगा, इससे क्या होंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे मींस एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, आधारभूत संरचना का विकास होगा, जिसका सभी को लाभ मिलेगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा। हालांकि इसको लेकर के भी अपोजिशन और रूलिंग और कुछ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न है। वह कंसर्न यह है, जो यह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत होर्डिंग होगा तो ब्लैक मार्केटिंग होगी। तो सरकार उस कंसर्न को भी चाहिए समय रहते दूर करे सरकार, और उस न केवल दूर करे बल्कि उसके लिए एक बेहतरीन मैकेनिज्म बनाए और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार का लॉस ना हो। तो यह कुछ 3 बिल थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्देश्य ही है बिल फॉर फार्मर वेलफेयर एंड वन नेशन वन मार्केट, एग्रीकल्चर का एक देश एक मार्केट। और गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक देश एक कर एक मार्केट एक व्यवस्था। तो यह कुछ इस तरह से, और भारत सरकार का उद्देश्य है जो इससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, किसानों के आय को दोगुना किया जा सके, और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र का जो निर्यात है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन इससे संबंधित जो कंसर्न है उसको फार्मर के या फिर अपोजिशन पार्टी के, तो गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है उस कंसर्न को समय रहते दूर किया जाए। साथ ही साथ इससे होने वाली समस्याओं के लिए एक सेपरेट मैकेनिज्म बनाया जाए, ताकि इससे किसान किसी भी प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। तो यह एक छोटा सा रिव्यू था हमारा, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और बिल देखेंगे। तो इस बिल के साथ, इस बिल का हम लोगों ने क्वालिटी चेक किया, कहा जा सकता है क्वालिटी चेक किया, और क्वालिटी चेक में यह बिल जो है गवर्नमेंट के फेवर में पाया गया, ना कि अपोजिशन के फेवर में। हालांकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जिसमें अपोजिशन भी गवर्नमेंट को चेक करे, और अपोजिशन का यह जो अभी ये मूवमेंट है पार्लियामेंट से सड़क तक, यह हमारे स्वस्थ लोकतंत्र का सूचक है। उसी संदर्भ में हमें देखना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।